हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मजा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी है उन सभी का पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है वफा। तो दोस्तों, कहानी का मजा लो। मेरा नाम मेघराज है। मैं वैसे कॉलेज में हूँ। मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम शुभम है। शुभम स्कूल में है, स्कूलिंग कर रहा है वो। कॉलेज ज्वाइन तो सिर्फ मैंने फ़न के लिए किया है। मैं एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जो मेरी मम्मी है वो हाउस होल्डर है, और जो मेरे पापा के पास 2 फैक्ट्रीज हैं। और चिल करना मेरी हैबिट है, गेम्स खेलना, फ़न करना अपने दोस्तों के साथ। इसीलिए तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। ख़ास दोस्त हूँ मैं, मेरे है एक संजय, एक का नाम रवि है, और भी बहुत ढेर सारे दोस्त हैं। तो बस 2 दोस्त मेरे बहुत हैं। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरी एक लड़की से फर्स्ट मुझे अच्छी लगी वो। उसके साथ फिर मैंने धीरे धीरे दोस्ती कर ली। उसका नाम कोमल था। जब मुझे कोमल मिली तो मैंने अपने बहुत ढेर सारे फ्रेंड्स छोड़ दिए, क्योंकि अब मुझे कोमल के साथ ही रहना था। तो कोमल के साथ पहले पहले तो मैं आउटिंग करता था, बाहर हम पिक्चर्स जाते थे। तो अपने घर भी मैं उसको चोरी चोरी ले आता था पीछे के दरवाजे से। तो वैसे उसको जो शौक़ था ना, वो थिएटर आर्टिस्ट थी, और वो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट थी। तो बहुत ही अच्छे प्ले करती थी वो। मैंने भी उसके साथ थिएटर ज्वाइन कर लिया कॉलेज का ही। बस फिर कभी हमारे शोज़ जो होते थे वो सुपर ड्यूपर हिट होते थे। बहुत ढेर सारी तालियां बजती थी और नोट भी उड़ाते थे लोग हमारे ऊपर। फूलों के हारों से हमारा भर देते थे हमारे गले को। बहुत खुश होते थे। और कभी कभी ऐसे फ्लॉप होते थे कि लोग हंसते हंसते हम भी हंस पड़ते थे। कभी कभी फ्लॉप होते थे तो शायद हमारी गलती से ही होते थे। तो इस तरह हम लोग अपनी कॉलेज लाइफ जो थी बहुत इन्जॉय करते थे। हम लोग मिल के रहते थे। और जब हमारा जो प्ले वगैरह होता था तो कपड़े, आपको पता है, कपड़े अलग पहनने होते हैं। तैयारी पूरी होती है, एक नाइट पहले पूरी अच्छी तरह तैयारी होती। हम वो सब करते थे जी जान। कभी कभी तो हम पूरी जान लगा देते थे। और उस प्ले को हमारा कंधों पे ऐसा बोझ होता था ना कि हम लोगों ने हिट करना ही करना है। वैसे सच बताऊं तो ये सिर्फ मैं कोमल के लिए करता था और किसी के लिए नहीं। लेकिन फिर भी मेरा नाम अब जो था वो कोमल के साथ ही गिना जाता था। और हम लोग बहुत हमारी जोड़ी ने बहुत से हिट्स दिए प्ले अपने कॉलेज के लिए। उसके बाद हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स आए। दुख बड़ा हुआ कि यार अब प्ले के हम लोग कभी थिएटर में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कॉलेज हम ख़त्म हो रहा था हमारा। उसके बाद में हमने कुछ करना था। अब बस फिर क्या था, हम लोगों ने कॉलेज अपने फाइनल एग्ज़ाम बड़े अच्छी तरह पढ़ के दिए। उसके बाद कॉलेज हमारा हुआ ख़त्म। उसके बाद हम लोग बड़े दुखी हुए, क्योंकि वो मज़े जो होते हैं ना कॉलेज में, छोटी सी बात में इतना हंसना, चाय कटे पीना, घूमना तो मोटरसाइकिल पे घूमना और हवाओं से बातें करना, बड़ा मज़ा आता है यार। तेज़ गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना और दोस्तों के साथ, वो बात ही कुछ और होती है। उस टाइम तो ऐसा लगता है जैसे ये हवा भी हमारी दोस्त है, ये पेड़ भी हमारे दोस्त है, और ये जो बादल है ना, ये हमारे साथ भाग रहे हैं। उस टाइम कुछ ऐसा लगता है। कॉलेज ख़त्म हो गया तो बस एक दिल ख़राब हो गया कि अब ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है। फिर बस मैं 2 दिन तो आराम से घर में बैठा रहा, दुख मना रहा था सच बताऊं तो कॉलेज ख़त्म होने का। तो फिर मेरे पापा आए। मेरे पापा ने ब्रेकफास्ट मेरे साथ ही किया, और एक उन्होंने हल्की सी छोटी सी मुझे एक स्पीच सी दी। पापा कहते, देखो बेटा, सारी ज़िंदगी तो हमेशा फ़न नहीं चलता ना। मैंने कहा जी। मैं अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि उन्होंने हमें दिया ही दिया था ज़िंदगी भर। पापा तो हर कोई देते ही हैं वैसे तो, लेकिन उन्होंने हमें कभी ऐसे बांध के नहीं रखा, टाइट नहीं रखा। इसलिए हम लोग अपने पापा की बहुत इज़्ज़त करते थे। पापा कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में तुमने कुछ बनना है ना, तो ये फ़न छोड़ना पड़ेगा, ये हंसी मजाक जो है ये छोड़ना पड़ेगा, ताकि तुम अपने परिवार को हंसी मजाक, उनके चेहरों पे खुशियाँ देख सको।
अपने हंसी मजाक छोड़ के वो हंसें तो तुम हंसो, इतना होना चाहिए। एक इंसान जब काबिल बनता है ना तो ऐसा ही होता है। वो नहीं हंसता, वो अपने परिवार के साथ खुश होता है। जब उसके बच्चे हंसें तो तब उसे हंसी आती, जब उसकी बच्चे खाएं तब उसका पेट भरता है। इस तरीके से बनो। बस पापा का ये छोटा सा बात थी और मेरे दिमाग में एकदम बैठ गई। मैंने कहा अगर कुछ बनना है ना, हंसी मजाक छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले ये दोस्ती छोड़ने पड़ेंगे। यार ज़िंदगी में जितना मज़ा किया ना, मैं कहता हूँ कि चांदनी जो रातें होती थी ना, मोटरसाइकिल उस पर चलाना, हवाओं के साथ बातें करना, वो बात ही कुछ और थी। लेकिन अब कुछ बनने का जो समय था ना, अगर ये समय हाथ से निकल गया, मैंने सोचा, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। अभी भगवान ने मेरे को अच्छी सेहत दी है, लंबा चौड़ा शरीर दिया है, यही समय है काम करने का। उसके बाद में कहाँ। बस फिर मैं भी पापा के साथ लग गया, ज्वाइन कर लिया मैंने भी फैक्ट्री, और मैं भी लग गया फिर काम पे। तो 2 साल तक तो मैंने काम किया। उसमें मेरी गर्लफ्रेंड का, कोमल का फ़ोन आता रहता था मुझको कि हाँ आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, जैसे ये लड़कियों की बातें होती हैं। तो मैं भी बता देता था कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे फ्री नहीं हूँ, अब मैं कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ, अब एक जिम्मेदार आदमी बनने जा रहा हूँ। हंसती थी वो इन बातों पे। तो लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं अपनी अब जिम्मेवारी, पापा ने मुझे एक ही बार बोला था बस, और उनके शब्द मेरे दिल के अंदर गहराई में चले गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे कुछ बनना ही बनना है, बस मैंने ठान ली थी। तो अब मैं रेगुलर अपने मतलब जाता और मतलब अपनी फैक्ट्रीज में हर एक चीज़, मतलब मैं कपड़े बनते थे, मैं हर एक फाइबर्स को देखता, कपड़े की मोटाई देखता अपने हाथों से, उसकी बारीकियां देखता कि हाँ ये चलेगा कैसे, कितना का चलेगा, हर एक मतलब उसका कलर देखता मैं, उसके अंदर जो मतलब धागा यूज़ हुआ है वो मैं देखता, तो मुझे धागे की भी पहचान हुई कि हाँ ये अलग धागा होता है, ये अलग, हर एक चीज़ की मतलब एक, जिसे कहते हैं ना फैक्ट्री में जिस सुई से धागा बनता है ना, उस सुई तक को मुझे पता था कि हाँ ये इस नंबर की सुई अभी लगती है इस धागे में। बस धीरे धीरे मैं अपने आप को एक ना, कहते हैं ना एक मतलब तराशने से ही हीरा बनता है, तो अभी मैं अपने आप को तराश रहा था। तो फिर ये कोमल के फ़ोन बड़े आते थे, सच बताऊं मुझे अब मेरा दिमाग ख़राब भी होता था कि हाँ ये सारा टाइम बातें करती रहती है। अब मैं चाहता था कि या तो इधर का हो जाऊँ या उधर का हो जाऊँ। मैंने फिर एक दिन घर आया, मैंने पापा को सिर दर्द का बहाना लगाया, मैंने कहा आज नहीं आऊँगा मैं। अंदर से तो मुझे बड़ी तकलीफ़ थी कि यार मैं फैक्ट्री से बंक मार रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस कोमल का कहीं ना कहीं तो ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। बस फिर मैंने उस दिन अब इधर उधर देखा और अपनी माँ से मैंने बात कर ली। मैंने देखा शुभम तो नहीं है आसपास। बस फिर मैंने अपनी माँ से बात की, मैंने कहा मम्मी कि मेरे को एक लड़की मिली थी, उसका नाम कोमल है, कॉलेज में। मेरी मम्मी ने सिर्फ मेरे से ये पूछा किस मिजाज की है वो। बस मैंने इतना बोल दिया कि वो हंसती बहुत है। मेरी मम्मी ने इस बात को पकड़ लिया। मेरी मम्मी कहती वो ज़िंदगी में कभी सीरियस नहीं होगी। मैंने कहा क्या? बस मेरी मम्मी ने ये कहा कि वो ज़िंदगी में कभी सीरियस नहीं होएगी बेटा, अगर तू नहीं ना मिलेगा तो भी वो हंसती रहेगी। मैंने कहा अच्छा। तो एक तरह से मेरी मम्मी ने ना कर दी थी इस रिश्ते के लिए। मेरा सच बताऊं दिल टूट गया। मैंने कोमल को कहा कि मेरी मम्मी नहीं मान रही। पापा कहाँ मानेंगे, मम्मी पापा की तो सारी बातें, मम्मी की तो सारी बातें पापा मानते हैं। उसका भी दिल खराब हो गया, लेकिन वो कहती है अब मेरी शादी करवा देंगे, तुम अगर मांग लो मेरा हाथ तो अच्छा रहेगा। ओ मैंने कहा कैसे मैं मांग लूँ तेरा हाथ, मेरे माँ बाप ही नहीं मेरा साथ दे रहे। तो बस उसके बाद सच बताऊँ, कोमल की जब शादी हो गई ना, मैं टूट गया। अब मेरे को गुस्सा आता था हर एक चीज़ पे, लेकिन फिर भी मैं जब तक काम करता था ना फैक्ट्री में, मैं पूरी जान लगा के काम करता था। मैं अपने मन को नहीं भटकने देता था। मैं कहता था ये मेरा काम है, ये मेरा भगवान है, इसी ने मुझे बनाना है, इसी ने मुझे बुलंदियों पे लेके जाना है, और अपने काम में लगा रहता था। और जब मेरा काम से मतलब घर आता था ना, तभी मेरा दिमाग ख़राब होता था, तभी मुझे एकदम अपने फ़ोन की याद आती थी, यार अब आज कोमल का फ़ोन नहीं आया। तो बस एक दिन रात को मैंने उसको फ़ोन किया, घर जाके खाना खा के मैंने कहा आराम से शायद बात कर लूँ मैं इससे दो। पता चला उसकी तो शादी हो गई है, अब अपने हस्बैंड के साथ है। उसने मुझे मैसेज कर दिया कि दोबारा कॉल मत करना, नहीं तो मैं अपना नंबर चेंज कर रही हूँ। मैं कहा ठीक है। मैंने फिर उसका नंबर डिलीट ही कर दिया, ना तो मुझे याद था और ना ही मैं इसको याद रखना चाहता था। बस फिर अब मैं मतलब अकेला सा हो गया था सच बताऊँ तो। उसके बाद मुझे अपने माँ बाप पे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा सिर्फ एक उसके हंसने की वजह से इन लोगों ने मेरी शादी नहीं उसके साथ होने दी, देखा ही नहीं उसको। तो अब जो था मैं मतलब
एक तरह से मैं मर ही चुका था। जब सिर्फ मैं फैक्ट्री में मेरा मन लगता था अपने काम में, तो एक तरह से मैं मर ही चुका था सच बताऊं तो। कभी मैं सोचता कि मैं मर जाऊं, सुसाइड कर लूं, कि मेरे जीने का क्या है। फिर कभी कभी मैं सोचता कि हाँ मैं जहर खा लूं। तो मैं फिर मतलब किसी भी मैं रास्ते पे नहीं लग रहा था। मैं फिर सोचता था मेरे माँ बाप का क्या होगा। फिर मैं मतलब काफ़ी ऐसी बातें सोचता सोचता फिर मेरे मम्मी ने मेरे से बात की कि हाँ एक लड़की देखी है। अब मैंने कहा उस लड़की को तो तुमने मना कर दिया, अब तुमने क्या देखनी है। कहते नहीं वो लड़की अच्छी है। मैंने कहा ठीक है। लड़की दिखाई मेरे को, सांवली सी लड़की थी। सच बताऊं कोमल के मुकाबले वो सुंदर नहीं थी। बिंदु था उसका नाम। अब तो मुझे वो इतनी बुरी लगी ना देखने में, लेकिन मेरे मम्मी डैडी तो उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। वो उसको ये भी आता है, उसको वो भी आता है, वो ऐसी वो वैसी। अच्छा मैंने कहा कोई बात नहीं। इन्होंने मेरी शादी रख दी। मैंने कहा कोई बात नहीं। शादी भी कर दी मैंने, बड़े बेमन से शादी करी। मैंने कहा ये मेरी पसंद की नहीं है, बस मेरे दिल में यही था। हनीमून गए हम लोग। हनीमून पे मैंने सुंदर सुंदर लड़कियां देखी ना जब, तो मैंने अपनी वाइफ को, बिंदु को मैंने कहा, मैं कहा बिंदु लड़कियां कितनी खूबसूरत होती हैं ना। वो जल के रह गई सच बताऊं तो। और जब उसको जली ना तो मेरा को इतना सुकून मिला ना। अब मुझे था कि मैं इससे ऐसे ही बदला लेता रहूँगा। मैं हमेशा इसको बताऊँगा कि तू बदसूरत है। मैं उसे पसंद भी नहीं करता था सच बताऊँ तो। और मैं टाइम टाइम पे उसको टॉर्चर करने के लिए टाइम ढूंढता था। कभी मैगजीन में कोई लड़की देख लेनी तो मैंने कहा यार कितनी सुंदर है ना, बिंदु को दिखा के। बड़ी चिढ़ती थी वो। कभी टीवी में लड़की आ जानी, मैंने कहा यार कितनी सुंदर है ना। वो कहती थी तुम टीवी में ही घुस जाओ। तो मैं कहता था हाँ घुस जाता। दिल में क्या मेरे चल रहा था, मैं इसको क्या बताता। तो मैंने उसको कहा हाँ मैं घुस जाता अगर तू साथ ना होती तो बड़ा मतलब मैंने उसको ना उसके ज़ख्मों पे जैसे ना मैं उसके जैसे सिगरेट लगाता था ना स्किन पे, ऐसा उसको इतनी उसको तकलीफ़ होती थी जब मैं ऐसी बातें करता था। हर एक बीवी को होगी, जो उसका हस्बैंड एक औरत को पसंद ना करे तो हर एक बीवी को होगी, उसको भी होती थी। बड़ी तकलीफ़ हुई उसको। ऐसे ही बस मैं मतलब उसको टॉर्चर करता रहा कि तू सुंदर नहीं है, तू सुंदर नहीं है। एक टाइम में आके सचमुच में वो समझ भी गई थी कि वो सुंदर नहीं है। अब वो ना मेकअप ही नहीं करती थी। पहले तो लिपस्टिक और मुंह पे कुछ कुछ लगा के गोरी बन जाती थी। अब उसने ना मेकअप करना ही छोड़ दिया था। अब वो दिल से टूट गई थी। थोड़ा मुझे सच बताऊं तो बुरा भी लगा। मैंने कहा मेरी वजह से एक इंसान ऐसा हो गया कि टूट रहा है वो। मैं भी तो टूटा हुआ था अंदर से। फिर सच बताऊं तो अब मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की कोमल की याद नहीं आती थी। अब मैं बहुत बिजी भी हो गया था। उसके बाद मेरा बेटा हुआ पैदा। बड़ा सुंदर था वो। तो उस टाइम मैंने अपनी वाइफ का सच बताऊं ध्यान रखा था। सामने तो नहीं मैं, लेकिन जो जो मेरी मम्मी कहती ये सामान उसको चाहिए, मैं भाग के जाके ले आता। उसको जब पेन वगैरह जो भी उसका ट्रीटमेंट हुआ मेडिकल का, मैं उस आगे रहा। मैं उसको वैसे मैंने उसको फील नहीं होने दिया कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मैंने मतलब बड़ा केयर की। जब उसको पेन्स हो रही थी ना सच बताऊँ, वो पेन्स उसको नहीं मुझे ही हो रही थी। मैंने उसका बड़ा साथ दिया। उसको मैंने फील नहीं होने दिया कि मैं तेरे साथ हूँ इस समय। वो तो बेचारी को तकलीफ़ इतनी थी कि उसको होश ही नहीं था। बेटा हुआ फिर हमारा, मतलब ठीक है, मैं भी खुश हो गया। बड़ा प्यारा बच्चा उसने मुझे दिया था, बिल्कुल मेरे जैसा। तो मैंने उसका नाम रोहन रखा। बड़ा प्यारा बच्चा था, गोरा। और इधर उधर मतलब मैं उसको उठा के घूमता रहता था घर में। जब भी मैं घर होता था मैं तो बस रोहन को पकड़ लेता था। रोहन भी मुझे बहुत प्यार करता था। यह सब देख के सच बताऊं तो बिंदु भी कहीं खुश थी कि मैं मतलब हमारे अपने बच्चे से हम बहुत प्यार कर रहा हूँ। खुश थी वो। तो अब तो मैं उसको कभी कभी टोक ही देता था। मैं कहता था मम्मी इसको बोलो मेकअप करा कर। तो जब मैं इसको ऐसे बोलता तो वो मुझे बड़े ध्यान से देखती। वो मुझे क्या बोलती थी, कहती थी ज़रूरत क्या है मेकअप करने की, किसी को मैं अच्छी तो लगती नहीं हूँ। अब मैं उससे और क्या बोलता। अब मैं उससे चिढ़ाना उसको मैंने बंद कर दिया था। बस एक टाइम फिर ऐसा आया जब मेरे पापा बीमार एकदम हुए और उनको हाफ साइड उनका पैरालिसिस हो गया। वो मेरे लिए कंडीशन बड़ी ख़राब थी। मैं कभी हॉस्पिटल भागता, कभी घर आता, कभी फैक्ट्री भागता। बड़ी बुरी हालत हो गई थी मेरी। कभी खाना लेके मैं सीधा घर जाता, पापा के पास जाता। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं दिमाग मेरा ख़राब हो गया था। मेरी मम्मी जो थी बेचारी रोती रहती थी, पापा के पास बैठी रहती थी। तो लेकिन मेरी वाइफ बिंदु ने मेरा बड़ा ध्यान रखा। घर का सबका ध्यान रखती थी, खाना बनाती थी। जब मैं भागा आता था टिफ़िन तैयार रखती थी। मैं जाके फटाफट इनको
हॉस्पिटल में दे के आता था खाना। बड़ा भागा दौड़ी रही। फिर डैडी को मतलब डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा इनकी सेवा करो। फिर हम लोगों ने एक नर्स लगा ली उनकी केयर के लिए। पापा बेड रिडन पेशेंट हो गए थे और मेरा दिल बड़ा ख़राब होता था क्योंकि उस आदमी को मैंने कभी ऐसे बिस्तर पे देखा नहीं था और डैडी को तो मैंने हमेशा भागते देखा था काम पे। अब मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। अब इतनी बड़ी दो फैक्ट्रीज थी, सच बताऊं तो फैक्ट्री का काम ही मंदाई हो ही जा रहा था। दिन भर दिन काम ख़राब हो रहा था। कभी मज़दूर भाग जाते तो कभी कुछ हो जाता, कभी फैक्ट्री में लड़ाई हो जाती। करते करते फैक्ट्रियाँ बंद हो गई मेरी। अब जब फैक्ट्रियाँ धीरे धीरे बंद हुई, एक तो पापा की मेडिसिन्स चल रही थी तो पापा की केयर के लिए डॉक्टर ने बोला था अच्छी तरीके से केयर करनी है। फिर हम लोगों ने नर्स भी हटा दी क्योंकि हमारे पास पैसे भी इतने नहीं थे। धीरे धीरे हम लोग अब बहुत गरीब हो गए। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारा घर बिक गया, लेकिन अब हम खाने के लिए भी सोचते कि अब क्या खाएं। फिर मैंने अपनी एक गाड़ी बेची। कारें थी हमारे पास 3। तो मेरी वाइफ जब समझ गई कि ये सब चीज़ें बेच रहा है, धीरे धीरे मोटरसाइकिल वगैरह भी मैंने बेचे, मम्मी का जेवर भी बेचा, तो मेरी वाइफ सीधा अपने घर गई, अपने मायके में गई। उसने मतलब अपने पापा से बेशर्म होके प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा। उसने साफ बोल दिया कि मेघराज मेरे हस्बैंड को इस टाइम ऐसे लॉस हुआ है, तो पापा मुझे ना चाहते हुए मैं ऐसा मांग रही हूँ, आप जितना हो सके आप मुझे दे दो कि उसको अभी पैसों की ज़रूरत है। सच बताऊँ तो उसके पापा बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने जितना उसका बनता था वो सारा उसको पैसा दिया, मतलब जायदाद नहीं दी, जितना पैसे उसके बनते थे सारे उसको दे दिए। वसीयत उन्होंने बना ली, लड़की के नाम जितना बनता था उन्होंने दे दिया और उन्होंने उसके सर पे हाथ रख के खुश रहने का आशीर्वाद दिया। बिंदु आई, बिंदु ने सारे पैसे मेरे हाथ सामने रख दिए। मैंने कहा ये क्या है? कहते इतने दिनों से जो मैं घर जा रही थी ना, अपने पापा से मांग रही थी अपना हिस्सा, पापा ने मेरे अब मतलब इतना टाइम लग गया देने के लिए। पापा ने तो पहले ही बोल दिया था हाँ मैं तुझे दे दूँगा तेरा हिस्सा। मैंने कहा मैं अपनी जायदाद में से अपने भाइयों से हिस्सा लेके आई हूँ। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ बता तू। बस फिर उसने सारा कुछ मेरे सामने रख दिया। फिर मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं ले भी नहीं सकता था, मुझे शर्म बहुत आ रही थी सच बताऊँ तो। फिर एक दिन गई, जाके सारी अपनी ज्वेलरी बेच आई, सोना अपना सारा बेच आई, आर्टिफिशियल सारे लेके आ गई। अरे यार मुझे इतना बुरा लगा ना, सारा दिन वो आर्टिफिशियल गहने पहन के रखती और जितने लोग आते तो वो कहते ये आर्टिफिशियल पहने आपने। कई लोग पूछ ही लेते हैं तो वो कहती है अब गोल्ड का फैशन नहीं रहा, कि अब तो गोल्ड जो है वो मतलब सेफ़ नहीं है पहनना, अब तो मैं यही पहनती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। एक तरह से उसने मेरी इज्जत भी रख ली, मतलब हमारे पूरे घर की उसने इज्जत रख ली थी। फिर मेरी माँ मुझे बोलती है, कहती जा अपनी फैक्ट्रीज जाके दोबारा ओपन कर। दोबारा ओपन करने में तो सच बताऊँ बहुत कुछ लग जाता है, लेकिन सच बताऊँ उसने बहुत कुछ दे भी दिया था मुझे। मैं गया, फिर मैंने अपने मैनेजर को बात करी। 2 मैनेजर थे मेरे, दोनों अलग अलग फैक्ट्रीज़ के थे। मैंने कैसे भी अपनी जो फैक्ट्रीज़ थी मैंने दोबारा ओपन करवाई। फिर वह फैक्ट्रीज़ का जो सारा मतलब होल्ड था ना, मैंने ऐसा बनाया, मैं रेगुलर फैक्ट्री में काम करता रहा। और मैं जैसे पापा ने बुलंदी पे लेके गया था ना हमारे काम को, वैसे ही मैंने अपने काम को बुलंदियों पे लेके चला गया। और मुझे उसके बाद में सच बताऊं कोमल की कभी याद ही नहीं आई। मुझे बस इतना पता है कि मेरी वाइफ ने मेरा इतना साथ दिया ज़िंदगी में। ज़िंदगी में साथ ही बहुत होता है, बस खूबसूरती क्या होती है, आज है और कल नहीं है। फिर बस मैं इतना खुश था ना। फिर हमारा एक और बच्चा भी हुआ, मतलब बेबी गर्ल इस बार हुई। तो मेरी वाइफ ने फिर एक रेस्टोरेंट भी खोला जो कि वो खुद ही चलाती थी। मेरी मम्मी जो थी वो बच्चों को संभालती थी। धीरे धीरे मेरे पापा भी ठीक हो गए और घर की जैसे हमारे अच्छे हालात थे ना, पहले जैसा हो गया घर। और फिर हम लोग इतने मतलब अच्छा मतलब आराम से रहे। फिर ऐसी कोई चीज़ बेचने की नौबत नहीं आई जैसे पहले थी। फिर मैंने अपना जो उसका जितना जेवर था ना उसने बेचा था, मैं धीरे धीरे उसको सारा मतलब मैंने किया था, तो मैंने उसको मतलब सारा बना के दिया। और फिर मैंने उसके लिए एक बैंक मतलब अकाउंट भी खुलाया ताकि फिर इसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। उसमें मैं टाइम टाइम पे अच्छी रकम उसमें मैं भर देता था, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने इससे बहुत कुछ लिया है। तो इस समय तो मेरे को और कोई याद ही नहीं आती लड़की। मेरे को बस ये है कि मेरा साथ मेरी वाइफ बिंदु ने दिया है। मुझे नहीं याद आती कि किसी लड़की के साथ मैं घूमता फिरता रहा या पिक्चरें जाता रहा या फिर अपनी बाइक के पीछे बिठा के मैं मतलब इधर उधर घूमता रहा। मुझे किसी की याद नहीं आती। मुझे बस इतना पता है
कि मेरे बच्चों की माँ जो है वो बिंदु है। बिंदु ने मेरे सारी ज़िंदगी बहुत साथ दी है, बिंदु ने मेरा घर संभाला है। तो दोस्तों, वफ़ा, इस कहानी का नाम वफ़ा ही रखना, ये मैंने कहा था इनको। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हम आप सभी के लिए ऐसी ही अच्छी स्टोरीज़ लेके आते रहेंगे, आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूला करो। तो चलो फिर अब मैं चलती हूँ। आपको मैंने इतनी अच्छी स्टोरी सुना दी है। आपकी सराउंडिंग्स जो है हमेशा प्यार से भरी रहें, आपके लव वंस, डियर वंस हमेशा आपके साथ रहें और आपके ऊपर प्यार की बारिश हो। तो दोस्तों, विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद।